अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद हम लोग फिर हाजिर हैं लाइव लेकर। मुद्दा ये है कि मीडिया में जो लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें मीडिया का रोल और उसमें जो मुसलमानों का चित्रण ये लोग मीडिया द्वारा किया जा रहा है उस पे बातचीत करेंगे। तारिक अनवर चंपानी साथ में हैं। और पहले हम आपको मोटा मोटा बता दें कि पहले तबलीगी जमात को जिस तरह से टारगेट किया गया, उसके बाद फिर कल से देख रहे हैं मुरादाबाद घटना को लेकर मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है। तो बहुत सारी बातें हैं कहने को। आप लोगों के पास जो सवाल हैं वो सवाल पूछिए कमेंट बॉक्स में, आखिर में हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। 135 करोड़ आबादी वाले इस देश में मुसलमानों से जुड़ी एक छोटी सी घटना को हफ्ते 10 दिन तक मीडिया के राष्ट्रीय चैनल पे दिन रात चलाना, मतलब ये क्या आप दर्शाता है मीडिया द्वारा, आप लोग समझ सकते हैं। ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा है। इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। अभी तारिक अनवर चंपानी भाई हमारे साथ जुड़ेंगे, आप लोगों से मुखातिब होंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे आइए और मीडिया के प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ आप लोग आवाज़ उठाइए, और जो भी नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं उनको वहाँ के उस राज्यों के डीजीपी पुलिस और स्क्रीनशॉट लेकर उनको मेंशन करके कंप्लेंट करिए। जैसे कि महाराष्ट्र में अच्छा काम पुलिस कर रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। नफ़रत फैलाने वाले एक पत्रकार एबीपी माझा के पत्रकार को गिरफ़्तार किया गया है। और अभी शाम को खबर मिली है कि इंडिया टुडे से जुड़े एक पत्रकार के ऊपर नोटिस दिया गया है हेट सूचना फैलाने के लिए। तो इसका तो आपको ले चलते हैं तारिक भाई के पास। आज बताएंगे जो हमारा आज का मुद्दा है, मुसलमानों का मीडिया द्वारा चित्रण और लॉकडाउन में मीडिया का क्या रोल है। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि बिल्कुल सही वक्त पर जो हमने दिया था वक्त उस पर आप लोग हाजिर हैं। और हमारे साथ ज़ाकिर भाई हैं, ज़ाकिर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमेशा एक अहम मुद्दे के साथ हम लोगों के साथ जुड़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अचानक से ये जो पूरा कोरोना संक्रमण को लेकर जो पूरा का पूरा डिबेट था, मुद्दा था, उसको किस तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया। और उसके बाद जो घटनाएं घटित हुई, आप लोग लगातार उन सभी घटनाओं पर आप लोगों की नज़र होगी, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन इस बीच जो कई बड़ी जो घटनाएं हुई, जैसे कि डॉक्टरों को मारना, उसके बाद पुलिस अधिकारियों को, पुलिस के जवानों पर पथराव करना, इन सभी के जो ये सभी जो मुद्दे थे, इन मुद्दों पर पूरे देश में एक अलग ही तरीके की बहस छिड़ गई। और इस बहस में भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना शुरू किया गया। जबकि आप अगर इस पूरी घटना को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि केवल मुसलमान नहीं बल्कि सभी भारत के नागरिक कह लीजिए या भारत के अलग अलग समुदाय के लोग में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कल ही का अगर हम उदाहरण अगर लेते हैं तो पूरे मीडिया चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मामला चल रहा था कहाँ का, मुरादाबाद का। लेकिन उसी वक्त लगभग 6 से 7 जगह ऐसे थे जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हुई। अब मुरादाबाद में जो हुआ उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बताते चले कि कहाँ कहाँ घटनाएं हुई। बेगूसराय में मछली खरीदने गया एक लड़का, और वहाँ भी इस तरीके की जो है झगड़े हुए और लोग जो है पुलिस अधिकारियों के खिलाफ वहाँ पर सड़क पर उतर गए और पुलिस के जो अधिकारी थे उनको मारा पीटा गया। उसके अलावा बिहार में चंपारण को आप जानते होंगे, मैं खुद उसी चंपारण का रहने वाला हूँ। चंपारण के हरसिद्धि में जो घटना हुई वो बहुत ही अलग तरह की घटना थी। वहाँ जो टीम जो होती है जागरूकता फैलाने वाली, वो टीम जाती है, डॉक्टर साथ में जाते हैं, एसडीओ होते हैं, बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उसके बाद पुलिस के अधिकारी होते हैं। 3 पुलिस के जवान, बीडीओ, एसडीओ और जन वितरण प्रणाली केंद्र के लोगों को वहाँ के ग्रामीणों ने पत्थरों से इतना मारा कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और वो सारे के सारे जो लोग थे उसमें एक भी मुसलमान नहीं थे। दूसरी जो घटना उसी बिहार में हुई, औरंगाबाद की घटना है। औरंगाबाद के
अकुना गांव एक पड़ता है गोह में, गोह ब्लॉक पड़ता है। गोह में एक लड़का दिल्ली से जाता है और दिल्ली से जाने के बाद जब पुलिस अधिकारियों को पता चलता है कि यहाँ एक आदमी दिल्ली से आया है, तो वहाँ पुलिस अधिकारी जाते हैं, डॉक्टर की टीम जाती है। तो होता क्या है कि पूरे 300 से 400 लोग सड़क पर आते हैं और पुलिस अधिकारियों के साथ, एसडीओ के साथ मारपीट करते हैं और एसडीओ को, पुलिस अधिकारियों को वापस लौटना पड़ता है। वहाँ भी एक भी मुसलमान नहीं है। उसके अलावा बिहार का जो सबसे रिच जिला माना जाता है और राजधानी के बहुत करीब है, पॉलिटिकली भी बहुत रिच है, बिहार शरीफ जिसको हम बोलते हैं, नालंदा बोलते हैं, जहाँ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आते हैं, जो उनका गृह जिला है। वहाँ 2 घटनाएं घटी। एक घटना वहाँ घटी है कि एक पुलिस, एक सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी को शिफ्ट किया जाता है। तो वहाँ भी सब्जी मंडी को शिफ्ट इसलिए किया जाता है कि कोरोना को लेकर जो है ना एक भय है, इसलिए उसको शिफ्ट कराया जाता है। वहाँ क्या होता है कि वहाँ से 300-400 लोग सड़क पर निकलते हैं, एनएच को जाम करते हैं और उसके बाद पुलिस के साथ मारपीट होता है। उसके बाद उसी नालंदा में एक और जगह पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट होती है। वहाँ भी 300-400 लोग सड़क पर निकलते हैं और पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट होती है। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब बनारस की तरफ बढ़ते हैं, बनारस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ 2 घटनाएं घटित होती है। एक घटना होती है लंका गेट, आप लोग जानते होंगे, बीएचयू के पास में है। वहाँ एक दारोगा के साथ मारपीट होती है और दारोगा का मोबाइल छीन लिया जाता है, पैसे छीन लिए जाते हैं और उस दारोगा को जाकर अपने ही ऊपर हुए जुल्म के लिए, अपने ही ऊपर हुए मारपीट के लिए एफआईआर करना पड़ता है। और उसी बनारस में एक और घटना घटित होती है और उस घटना का कहीं भी जिक्र नहीं किया जा रहा है। जिक्र इसलिए नहीं किया जा रहा है कि कोरोना का इसी तरीके का एक अफवाह फैलता है और दारोगा शमसुद्दीन, नाम याद रखिएगा, दारोगा शमसुद्दीन जाते हैं तो दारोगा शमसुद्दीन को इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो ये सारी घटनाएं कल की सिर्फ है, लेकिन लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? मुरादाबाद पे है। अगर आज आप देखिए, आज एक बहुत ही बड़ी घटना घटित हुई। आप लोग जानते होंगे कि कर्नाटक में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें सांडों की लड़ाई होती है, जलीकुट्टी जिसको बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। वहाँ एक सांड मर जाता है और सांड के मरने के बाद लगभग हजारों लोग पूरी जुलूस के साथ चलते हैं और दफनाते हैं। एक मेला लगता है, उस मेला को की जगह जब लोग पहुंचते हैं तो बीजेपी का जो लोकल नेता होता है, लोकल नेता उसको लीड करता होता है और लीड ही नहीं करता है, बल्कि जब पुलिस अधिकारी को पता चलता है, पुलिस अधिकारी जब आते हैं तो लोकल नेता बोलते हैं कि नहीं, अरे सरकार हमारी है, हम देख लेंगे। और हजारों लोग उस मेला में शामिल है और किसी भी न्यूज़ चैनल ने इसको नहीं चलाया है। सिर्फ आज तक की खबर है, आज तक ने थोड़ा सा इस पर चलाया, बाकी किसी भी न्यूज़ चैनल ने नहीं चलाया है। जब ये लाइव टेलीकास्ट जब हम लोग का ख़त्म होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह उस वीडियो को हम पोस्ट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे और मेरी कोशिश होगी और आप भी कोशिश कीजिएगा उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। उस वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि एक बड़ी भीड़, जिस तरीके से रामनवमी में या मुहर्रम में लोग निकलते हैं सड़क पर, उस तरीके से एक बड़ी भीड़ निकल कर आती है और पूरा का पूरा जो है ना रैली सड़क पर, रैली की शक्ल में लोग सड़क पर जाते हैं। लेकिन कहीं भी इन सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं है। अगर चर्चा है तो सिर्फ मुरादाबाद पर। मुरादाबाद पर इसलिए चर्चा है क्योंकि पुलिस के लोग जिसे उठाने के लिए गए थे वह परिवार मुसलमान था और मुसलमान इसलिए रेसिस्ट कर रहा था, इसलिए विरोध कर रहा था क्योंकि एक दिन पहले उसके परिवार में उसके पिता का देहांत होता है, उसके पिता की मृत्यु होती है। और किसी के भी पिता की अगर मृत्यु होती है तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि अपने घर परिवार को हम छोड़ कर जाए। और ऐसी स्थिति में अगर कोई पुलिस अधिकारी ज़बरदस्ती अगर उसके साथ करता है तो जाहिर सी बात है कि ये अन्याय है। तो इन सारी घटनाओं, 6-7 घटनाओं का हमने उदाहरण दिया आपको। 6-7 घटनाओं में सारे के सारे जगह पिटाने वाले भी हिंदू हैं, पीटने वाले भी हिंदू हैं, लेकिन कहीं भी मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ मुरादाबाद को छोड़कर। इस तरीके से मुसलमानों का चित्रण कर दिया गया है कि आने वाले भविष्य में हो न हो, कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बन जाए कि जेनोसाइड की जैसी स्थिति बन जाए। जिस तरीके से नफ़रत फैलाया गया है, उस नफ़रत को अगर आप ज़मीन पर हैं, आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे किस तरीके का नफ़रत फैलाया गया है। ये नफ़रत आगे चलकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं जेनोसाइड की स्थिति न पैदा कर दे और भारत जो है ना जेनोसाइड की तरफ न बढ़ जाए। तो ये सारे मुद्दे हैं। मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग
भी सिर्फ उन्हीं मुद्दा को उछालते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो उछालती है मुसलमानों के मुद्दा को, आप लोग भी सिर्फ उन्हीं मुद्दा पर, हम लोग भी सिर्फ उन्हीं मुद्दा को उछालते हैं जिसमें मुसलमान शामिल होते हैं। जिस तरीके से कल मुरादाबाद की घटना थी, मुरादाबाद के अलावा भी 7 जगह पे घटनाएं हुई, लेकिन आप लोग भी, हम लोग भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, किसी ने बाकी जगह को नोटिस में नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ मुरादाबाद को नोटिस में लिया। इसका मतलब यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो मुद्दा सेट कर दे रही है, आप भी और हम भी उसी मुद्दे को हम लोग उछाल रहे हैं। तो हम लोग अगर वाकई में अगर सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो पूरा जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव को हम सकारात्मक तरीके से किस तरीके से काट सके, इस पर हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। सवाल किसी का है क्या? सवाल ले लेते हैं, आज ज़्यादा देर तक लंबा लाइव नहीं खींचेंगे। अबरार भाई जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, इनवाइट करता हूं अबरार भाई को। अबरार भाई अगर सुन रहे हैं तो ऐड इनविटेशन एक्सेप्ट करिए, आपको इनवाइट किया हूं। तब तक सवाल ही पढ़ लेते हैं। सैयद असलम मोहम्मद भाई तारिक भाई से सवाल है। हाँ पूछिए असलम भाई, आप अपना सवाल पूछिए, तारिक भाई जवाब देंगे। अहमद वहीद भाई, अलीगढ़ में अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने पर पुलिस के तमाम अफसरों को बर्खास्त किया गया है, क्या मीडिया इस कहावत को दिखाई? इनका सवाल है अहमद वहीद भाई का। मीडिया तो वही मुद्दा तो वही है ना कि आखिर इन सभी मुद्दों को क्यों नहीं उछाल रही है पुलिस के जो हरकतें हैं। सिर्फ हम एक ही पक्ष पर क्यों, हम लोग तुरंत क्या होता है, हम लोग रिएक्टिव हो जाते हैं। एकदम से अगर कोई मुद्दा आता है तो हम लोग रिएक्शनरी पॉलिटिक्स जो बोलते हैं ना, बिल्कुल रिएक्शनरी हो जाते हैं। तुरंत हम मीडिया के सेट किए हुए नैरेटिव की तरफ हम तुरंत जो है ना उसको उछाल देते हैं, सोशल मीडिया पे 2 लाइन का पोस्ट लिखने लगते हैं। लेकिन हम उसके तह में नहीं जाते हैं कि अगर एक कहीं पर अगर कुछ मामला हुआ है, मान लिया कि अलीगढ़ में जो मामला हुआ, उस मामला में सिर्फ और सिर्फ जो एक ही पक्ष पर हम क्यों बात करें, दूसरा पक्ष भी तो हो सकता है ना। मुरादाबाद की जो घटना हुई उसमें एक ही पक्ष पर क्यों जाए कि पुलिस को जो है ना पत्थर मार दिया गया इसलिए जो है ना बहुत बुरा था वो आदमी। दूसरा पक्ष भी तो हो सकता है ना, पुलिस की बर्बरता भी तो हो सकती है ना। क्या पुलिस बर्बर नहीं है? हमारे देश की पुलिस बर्बर नहीं है? इस चीज़ को कौन झुटला सकता है? अभी कुछ दिन पहले हम ही लोग इसी पुलिस को मुस्तफ़ाबाद और दिल्ली के जो दंगा हुआ उसमें हम लोग क्या नहीं कह रहे थे, और अचानक से पुलिस इतनी अच्छी हो गई। इसलिए कभी भी हम लोग एक पक्ष पर जाकर, एक तरफ देखकर हम लोग जजमेंटल ना हो, थोड़ा सा वेट करें, वॉच करें और जो मामला है उसकी गहराई में जाए, और गहराई में जाने के बाद तब हम लोग अगर जो है ना काउंटर करते हैं तो इफेक्टिव होता है। वरना भेड़ चाल बनकर अगर हम लोग बात रखते हैं तो फिर मुद्दा नहीं पहुंच पाता। अलीगढ़ में वही हुआ होगा, अलीगढ़ का जो मामला रहा होगा उसमें जाहिर सी बात है कि पुलिस जो है ना शामिल रहे होंगे, तभी तो पुलिस को वहाँ बर्खास्त किया गया। मुंबई में भी सेम मामला था। मुंबई में क्या हुआ, मुंबई में ABP माझा ने 11:53 पर स्टोरी चलाई कि जनसाधारण एक्सप्रेस वगैरह जो ट्रेनें हैं, इस तरीके की ट्रेनों को से लोगों को दिल्ली और मुंबई भेजा जाएगा। और बाजाबते जो राहुल कुलकर्णी है वो रिजिड है अपने बात को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर, खबर को लेकर रिजिड है, लगातार रिजिड है। लेकिन होता क्या है, उसकी वजह से पूरी भीड़ चली आती है, और भीड़ आती है तो फिर क्या होता है, उस भीड़ को मस्जिद से रिलेट कर दिया जाता है। ये इस तरीके की घटनाएं होती है। अगर वही होता क्या, अगर हम लोग तुरंत उसको मान लेते कि अरे मस्जिद के पास भीड़ खड़ी है, तो हम लोग कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया के बहकावे में थे। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, लोकल पुलिस से कांटेक्ट कीजिए, सबसे कांटेक्ट करने के बाद तब अपना जो है ना नैरेटिव तैयार कीजिए, और उस नैरेटिव को तैयार करने के बाद अगर आप आते हैं, काउंटर करते हैं, तभी आप थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सवाल ले लेते हैं। अबरार भाई, इनविटेशन नहीं जा रहा है, आपके पास अगर ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप रिक्वेस्ट भेजिए, हम ऐड करेंगे। इधर से ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और किसी साथी का कोई सवाल हो? अकबर अली अब्दुल कलाम, तारिक अनवर भाई, बिहार में कोई भी पुलिस या प्रशासन ट्विटर पे कोई भी कंप्लेन करने पर एक्शन नहीं लेती, ज़्यादातर पुलिस का कोई ट्विटर हैंडल नहीं है। बिहार की बात कर रहे हैं अकबर भाई, कह रहे हैं कि ट्विटर पे कोई भी कंप्लेंट किया जाता है बिहार पुलिस और वहाँ की जो ज़िले की पुलिस है उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता है।
और कोई ऑथराइज वहाँ पे ट्विटर हैंडल भी नहीं है वहाँ की पुलिस के पास। इस मामले में मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी की तारीफ़ करना चाहूँगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस का। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार हर ज़िले का अपना एक आईटी सेल है, सेंट्रल कमेटी है, उसकी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, और हर लेवल पे डीजीपी, आईजी, जितना भी रैंक है, सब रैंक पे ट्विटर हैंडल बहुत ही एक्टिव तरीके से वो लोग चलाते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार के सुशासन बाबू का कह लीजिए या वहाँ के पुलिस प्रशासन का कह लीजिए, ट्विटर पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, बल्कि किसी की आईडी भी नहीं है। मुझे लगता है कि किशनगंज डीएम के अलावा कोई भी वहाँ ट्विटर पर एक्टिव नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। हम लोग भी काफ़ी परेशान हैं। लगातार हम लोग नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को इस संबंध में ट्वीट कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं कि जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनको ट्विटर पर एक्टिव कीजिए, आईटी सेल को ट्विटर पर एक्टिव कीजिए, ताकि छोटी बड़ी जो घटनाएँ हो उनको तुरंत हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकें। जी आदिल शुरा भाई, हमें अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। जी बिल्कुल, इसी बात को कई दिनों से हम कहते आ रहे हैं। ट्विटर पे एक्टिव होइए, फेसबुक पे एक्टिव होइए, और जो जहाँ भी कोई फेक खबर दिखती है आप संबंधित अधिकारियों को टैग करके ट्वीट करिए। और कोई भी नफ़रत फैलाता है तो ट्विटर पे पुलिस को टैग करके मेंशन करके उनको कंप्लेन करिए, और वहाँ कार्रवाई हो चाहे ना हो, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। आसिफ जावेद भाई एक अपना न्यूज़ पोर्टल बनाओ जो हकीकत। पोर्टल बहुत सारे हैं, पोर्टल में सारे ब्लॉग भी आते रहते हैं तारिक भाई के, और भी जो अच्छे लिखते हैं, वसीम भाई वगैरह, जो सारी घटनाक्रम है जो तानाशाही चल रही है, नाइंसाफ़ी चल रही है, उसके खिलाफ लिखा जा रहा है। तो खैर पोर्टल और जो वेब मीडिया है उसमें तो अच्छी खासी हम लोगों की पकड़ है। बस जो नेशनल मीडिया है उसमें अपनी पहुंच कम है, इसलिए वो प्रोपेगेंडा सेट कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया का सहारा है, और सोशल मीडिया पे आप लोग एक्टिव तरीके से लिखते रहिए। इंकशाफ आलम भाई, देखो तारिक भाई, मसला यह है कि नैरेटिव बनाने के लिए बहुत से वो लोग चाहिए जो हर मुद्दे पर न कि लंबे और खोजी लेख लिखे, बल्कि साथ में छोटे और ग्राफिक्स वाले भी लेख हों, क्योंकि हर बंदा लंबी पोस्ट नहीं पढ़ता। बोल रहे हैं कि लंबी पोस्ट हर कोई नहीं पढ़ता, छोटे छोटे। एक चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो यह है कि हम लोग सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इस फिराक में होते हैं कि हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाए, हमारे फ्रेंड्स लिस्ट में जो है ना लोगों की संख्या बढ़ जाए। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल कर हमें काम करना होगा, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया के अलावा अब मैंने कुछ दिन पहले भी लिखा था कि सोशल मीडिया मुफ्त की मीडिया है, बहुत सस्ती मीडिया है, और सभी लोगों के हाथों में मोबाइल है, स्मार्टफोन है। उसके बाद अगर हम सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस बात को यकीनी कर लीजिए कि कानून का खजाना भी अगर हमारे पास हो जाता है, आपके पास हो जाता है, तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया सेटअप नहीं कर सकते हैं। अब रही नैरेटिव की बात, तो हमें और आपको यह भूल जाना चाहिए कि फॉलोअर्स की संख्या ज़्यादा हो, लिस्ट लंबी हो। हमें उन लोगों को जोड़ना है जो लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, नैरेटिव बनाते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और वहाँ से पढ़कर अगर आपको लगता है कि भाई 2 लाइन में ही हमारा काम चल जाने वाला है, 4 लाइन में ही हमारा काम चल जाने वाला है, तो आप वहाँ से उठाकर आप क्रेडिट दीजिए, नहीं दीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। आप उसको ट्रेंड करा दीजिए। अगर ट्रेंड कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक नैरेटिव सेट हो जाता है। जाहिर सी बात है नैरेटिव सब लोग सेट नहीं करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़ते हैं, वही लोग नैरेटिव सेट करते हैं। लेकिन अगर कॉपी पेस्ट भी करते हैं, उठाइए, जाहिर सी बात है जो पढ़ने लिखने वाले होंगे वो ज़्यादातर जो है ना फेक और उस तरह की खबरों से दूर रहते हैं, वो शोध करके लाते हैं, रिसर्च करके लाते हैं। तो उन लोगों को अगर आप जोड़ते हैं और उन लोगों से मटेरियल लेकर अगर आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो हमें लगता है कि नैरेटिव ऐसे ही सेट होता है। 2 घटनाएं हैं जिस पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। पहला तो पंजाब में जो निहंग सिख हैं, उन्होंने दरोगा का हाथ काटा था, उस पर मीडिया में कोई कवरेज नहीं आया। केवल फ्लश न्यूज़ में एक कॉलम में जो फटाफट खबरें होती है उसमें चला दिया गया कि दरोगा का हाथ काटा, जबकि वहाँ पे ज़्यादा हिंसा हुई थी। दूसरा ये, इससे अब देखिए कॉन्स्पिरेसी इसमें है ये कि निज़ामुद्दीन मरकज़ को लेकर मीडिया ने इतना बवाल मचाया है। वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी का पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय जो कि कोरोना पॉजिटिव था, 72 परिवारों को पिज़्ज़ा डिलीवर्ड करता है, और 72 परिवारों में से
72 घरों में जो यहाँ पे साउथ दिल्ली में बड़ी बड़ी सोसाइटी होती, कम अपार्टमेंट होते हैं, उसमें हज़ारों लोग के टच में आए, सबको क्वारंटाइन किया गया। और निज़ामुद्दीन को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, जबकि इससे लाख गुना बड़ा मुद्दा ये है, और इसमें हाई सोसाइटी के लोग शामिल हैं। वो तो एक कम्युनिटी का मुद्दा था, वहाँ कम्युनिटी स्प्रेडिंग नहीं हुई, इंटरनल स्प्रेडिंग हुई। अगर वहाँ लोग रुके भी हुए थे, 1000 2000 1500 मजबूरी में फंसे भी हुए थे, तो वो आपस में संक्रमित हुए। लेकिन यहाँ पे तो पूरा का पूरा साउथ दिल्ली संक्रमित होने का खतरा है। पूरे दिल्ली में हाहाकार मच जाना चाहिए था, लेकिन मीडिया कुछ भी नहीं बोल रही है। पहला निहंग सिख, दूसरा पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय। वो सिख वाली जो घटना है, उस तरीके की 2 घटनाएं बनारस में हो चुकी हैं, लेकिन उसको नहीं उछाला गया। उछाला इसलिए नहीं गया कि आप जब इस देश की पूरी पॉलिटिक्स को आप देख रहे होंगे पिछले 10 सालों से, 5 साल मैं नहीं कहूँगा, पिछले 10 सालों से आप देख रहे होंगे, तो लगातार इस चीज़ की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से मुसलमानों को और हिंदुओं को इस तरीके से बांट दिया जाए कि लोग एक दूसरे से बिल्कुल ही जो है ना नफरत करने लगे। और जब ये नफरत को कैसे फैलाया जाए, तो सिर्फ एक पॉलिटिक्स हथियार नहीं हो सकता था कि नफरत को इस तरीके से फैलाया जाए। लेकिन ये जो कोरोना का जो मुद्दा था, ये ज़िंदगी से, हर किसी के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जब लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं, और तो इसमें हो क्या रहा है कि गांव का जो सबसे निचले स्तर पे जो लोग रह रहे हैं, वहां से लेकर हायर सोसाइटी के तक अगर आप चले आते हैं, तो मुसलमानों के खिलाफ हर लेवल पर अब जहर फैला दिया गया है। पहले क्या होता था कि पहले जो कुछ पढ़े लिखे लोग होते थे, वो इस चीज़ को समझते थे कि नहीं, हिंदू मुसलमानों के बीच में बांटकर नहीं रखना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें हर लेवल पर अब लोगों के बीच में नफरत फैला दिया गया है, और नफरत इस तरीके से फैला दिया गया है कि ये अब जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है। और इसका उदाहरण मैं आपको इस तरीके से दे रहा हूँ कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है नोएडा में, वहाँ एक कैब ड्राइवर को क्वारंटाइन किया गया, और क्वारंटाइन करने के बाद उसका पूरा का पूरा मामला ही नेगेटिव आया। और नेगेटिव आने के बाद जब अपने घर वालों से मिलने जा रहा था, तो लोग उसके ऊपर टूट पड़े, और इस तरीके से टूट पड़े कि फिर उसको जाकर 7वीं मंजिल से कूद कर उनको जान देना पड़ा। तो इस तरीके की घटनाएं इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मुसलमानों के मुद्दा को खास तौर से उछाला जा रहा है। सिख के मुद्दा को उछालने से इन्हें कुछ खास फ़ायदा नहीं होना था। ये पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के मुद्दा को उछालने से इन्हें कुछ खास फ़ायदा नहीं होना था। मुसलमानों के मुद्दा को उछालने से इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठा। पॉलिटिकल फ़ायदा कैसे उठा कि बहुसंख्यक समाज को एक वोट बैंक में तब्दील कर दिया गया। कल तक क्या होता था कि कल तक जो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश होती थी। लेकिन अब नहीं, अब बहुसंख्यक समाज के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए इस तरीके का मुद्दा लाकर मुसलमानों को हिंदुओं का बिल्कुल दुश्मन साबित करके, हिंदुओं के जान का दुश्मन साबित करके इस तरीके से चित्रण किया जा रहा है कि अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल तक यह बिल्कुल भाजपा और बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं, इनको वोट करता रहे। इसलिए इनको जहां पर मुद्दा उछालने लायक लगेगा कि पॉलिटिकली फ़ायदा हम उठा पा रहे हैं, वहीं ये इस तरीके से किसी भी मुद्दा को पिच कराते हैं। तो क्या लगता है कब तक चलेगा ये बहुसंख्यक जो वोट बैंक है? भविष्य में कितने साल चलेगा? 5 10 साल और 20 साल 25 साल, कब तक फ्यूचर है? स्कोप, फ्यूचर में स्कोप कब तक का? इस पर भी तो कुछ बातचीत है, लोगों के जहन में सवाल। आखिर में जो ऑटोक्रेसी चल रही है, इसको हम कब तक झेलते रहेंगे? कब तक ये लोग, कब ये आखिर समझेंगे कब ये लोग कि ये सरकार फासिस्ट है और ये इसको जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, गरीबों के लिए कोई हितैषी सरकार नहीं है, सबका साथ सबका विकास जो नारा था एकदम ढकोसला है। लेकिन वो गरीब तबका जो है, जो राशन की लाइन में मार खा रहा है, जो पैदल चलने, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने पे मजबूर है, वो भी कह रहा है नहीं सरकार सही कर रही है, सरकार अच्छी है, हम इसी को वोट देंगे। भले भूखे रह रहे हैं, लेकिन उनका राग यही है कि हम इन्हीं को वोट देंगे। अभी आप लोग को मालूम होगा कि कश्मीरी गेट का जो इलाका है दिल्ली में, वहाँ लगभग लाखों मज़दूर फंसे हुए हैं। हमारे एक दोस्त है हाई कोर्ट में, जब वो वहाँ गए उन मज़दूरों के साथ मिलने, वही जो अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे कि आग वगैरह लगा दिया गया था, जो मज़दूरों ने आग लगाया था, जब वहाँ वो पहुँचे
तो वो खुद भूख से मर रहे हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, दूसरों को कॉल कर रहे हैं कि हमें राशन चाहिए, हमें पानी चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। लेकिन जब लोग उसके बीच पहुंच रहे हैं तो उनको अपनी भूख की चिंता नहीं है, उनको बस एक ही बात उनके ज़बान पर वो रट लगा रहे हैं कि तबलीगी जमात के लोगों ने, मुसलमानों ने इस देश में कोरोना फैला दिया है। तो जो जिसको फासिस्ट समझना चाहिए था, जो कम्युनिटी जो है, जो मजदूर है, गरीब है, शोषित है, जो भूख से मर रहे हैं, जिनको दो वक्त का रोटी, दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, पीने के लिए पानी नहीं है, चाय नहीं है, वह लोग जब इस तरीके की बातें करते हैं कि मुसलमानों ने कोरोना फैला दिया, तो वो अपने एजेंडा में कामयाब हो गए, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो यहाँ पर फिर जो है ना कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता है कि सरकार फासिस्ट है या नहीं है। हम इसलिए फासिस्ट कह रहे हैं क्योंकि हम लोग डायरेक्ट विक्टिम है, यानी मुसलमान डायरेक्ट विक्टिम है इस कोरोना के बाद जो पॉलिटिक्स हो रही है उसका। लेकिन वह गरीब डायरेक्ट विक्टिम ज़रूर है, लेकिन जो धर्म का जो एक चश्मा लगा दिया गया, उसके आधार पर जो एंगल दे दिया गया, मुसलमान हिंदू का जो एंगल दे दिया, तो वह भूल गए कि जो है ना हम भूख से भी मर रहे हैं, हम प्यास से भी मर रहे हैं, हमारे पास जेब में पैसा नहीं है, वह भूल गए। इसलिए इस तरीके का मुद्दा उछाला जाता है, और आपको और हमको ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि यह बिल्कुल अभी ख़त्म होने नहीं जा रहा है। इसलिए ख़त्म नहीं होने जा रहा है क्योंकि नफ़रत ये जो अभी चल रहा है, ये नफ़रत की शुरुआत भी नहीं है और नफ़रत की इंतहा भी नहीं है। ये कितना लंबा चलेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, 10 साल 20 साल, अब कितना लंबा चलेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अब इस पर हम लोगों को चाहिए कि बिल्कुल एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजिकली जो है ना हम लोग कुछ प्लान करें और तब हम लोग जाकर इसका काउंटर करें। अगर मीडिया के बनाए प्रोपेगेंडा को अगर काउंटर कर भी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने जा रही है। एक आंशिक कामयाबी हो सकती है लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती है, क्योंकि इतना जहर फैला दिया गया, इतना जहर फैला दिया गया कि जब तक ये जहर अब लोग किसी दूसरे रूप में इसको बाहर नहीं कर लेते हैं तब तक जो है ना मुमकिन नहीं है। बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया जाता है मिल्खा सिंह के बारे में कि मिल्खा सिंह के भीतर बहुत गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि उनके परिवार के लोग, उनके ख़ानदान के लोग, गांव के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सैल उनको बोलते थे। तो जो उनके ट्रेनर थे, जो उनके शिक्षक थे, उनको लगा कि भाई ये बहुत गुस्सैल आदमी है, तो इसके गुस्सा को कोई सकारात्मक रूप दे दिया जाए। तो उसने क्या किया, उन्होंने मिल्खा सिंह को दौड़ने के लिए जो है ना ट्रेनिंग देना शुरू किया, और करते करते एक दिन ऐसा आया कि वो दुनिया के बड़े धावकों में उनकी गिनती होने लगी। तो ये जो पूरा का पूरा जो नफ़रत है, इस नफ़रत को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल है। देश बहुत ही बुरे दौर में, और भी बुरे दौर में मुझे लगता है कि प्रवेश करने वाला है, और हिंदू मुसलमानों के बीच की जो खाई है इसको नॉर्मल तरीके से नहीं पाटा जा सकता है। ये कुछ बहुत ही ख़तरनाक रूप लेगा, उसके बाद ही जाकर ये ख़त्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम पहले ही बताए थे, फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।